औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के साथ जो है वो हाज़िर हैं और आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है C++ प्रोग्राम का। इसमें 3 चीज़ें होती हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, उसके बाद फिर मेन फंक्शन होता है और फिर आगे प्रोग्राम बॉडी होती है। प्रोग्राम बॉडी को हम लोग C स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं या C++ स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये क्या होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम लोग कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती हैं ये कंपाइलर डायरेक्टिव भी इनको कहा जाता है। मतलब कि ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को दी जाती हैं कोई भी जो हेडर फाइल होती है उसको प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाने के लिए। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में जो हमारे पास 2 तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, जिनमें एक इंक्लूड होती है और दूसरी डिफ़ाइन होती है। तो हम लोग ज़्यादातर इंक्लूड को ही प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है उसको हम लोग लिखने का तरीका कार्य होता है। इसके अंदर आती है हमारे पास हेडर फाइल और फिर ये क्लोज। ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है उसको लिखेंगे प्रोग्राम में, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग हर लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, लेकिन हम लोग जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हेडर फाइल वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग जो है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे। इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं यूज़ किया जाएगा। सो इसको लिखने का तरीका कार क्या होता है, इंक्लूड लिखते हैं, उसके बाद फिर एंगल ब्रैकेट, फिर आगे हेडर फाइल का नेम और एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये तरीका कार जो है वो होता है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम लोग जो प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग जो है वो इंक्लूड हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम लोग हैश सिंबल जो है उससे या शार्प भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो शार्प सिंबल या हैश सिंबल से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब इसकी अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये हमारे पास ये होगी कि हैश इंक्लूड, उसके बाद ब्रैकेट और फिर हम लोग लिख देते हैं लाइक के IO stream डॉट h, IO stream डॉट h। तो ये हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल होगी किसकी, इंक्लूड की। अब इंक्लूड बेसिकली ये हैश से स्टार्ट होता है। जो हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होगी, जो पहली लाइन होगी वो ये वाली होगी, हैश इंक्लूड आगे एंगल ब्रैकेट और IO stream डॉट h। इसके बारे में मैंने बता दिया है कि ये क्या है, ये बेसिकली हेडर फाइल। अभी हम लोग हेडर फाइल को पढ़ेंगे कि क्या होती है हेडर फाइल। हेडर फाइल जो है वो बेसिकली अगर हम लोग इसको देखें तो हेडर फाइल क्या होती है। हेडर फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस, या हेडर फाइल कंटेन द डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस, is a collection of different library functions। मतलब कि हमने एक डिफरेंट हेडर फंक्शन, डिफरेंट हेडर फाइल्स आर अवेलेबल इन C++। मतलब जिस तरह का हमने काम करना होगा उस तरह की हेडर फाइल डिक्लेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग मैथ का काम कर रहे हैं तो मैथ डॉट h की हेडर फाइल हम लोग ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमने इनपुट आउटपुट का काम करना है तो वो हम लोग IO stream डॉट h ले लेते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी हेडर फाइल जो हैं वो प्रोग्राम में इस C++ लैंग्वेज में मौजूद हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो उसको बना सकते हैं। सो
हेडर फाइल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हेडर फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस, या हेडर फाइल कंटेन द डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस। तो इसके बाद फिर हेडर फाइल की एग्जांपल मैंने दे दी है यहाँ पे कि हेडर फाइल जो है वो ये iostream.h है। IO से मुराद है इनपुट आउटपुट stream.h। हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। हेडर फाइल जो होती है उसकी एक्सटेंशन .h होती है। और इसी तरीके से फिर हम लोग आगे बात करें, इसमें अभी हमने इंक्लूड को देख लिया। इंक्लूड जो है वो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये हेडर फाइल को भी हमने देख लिया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस। अब डिफरेंट हेडर फाइल्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, ठीक है। जिस तरह का यूज़र ने काम करना होगा उस तरह से वो हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बेसिकली क्या होता है? मेन फंक्शन हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन इज अ प्लेस वेयर द एक्चुअल execution of program will be start। मतलब कि मेन फंक्शन हमारा क्या होगा, वो जगह होगी जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। इसको हम लोग जो है वो प्रोग्राम में लाजमी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन जो है वो नहीं होगा। सो मेन फंक्शन हमारा बेसिकली प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जहाँ से आपके प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है आगे प्रोग्राम बॉडी, या हम लोग जिसे C++ स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब प्रोग्राम बॉडी या C++ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये हमारे पास वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है प्रोग्राम से। मसलन हमने कोई भी टेबल है उसको प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो वो टेबल हमारा बेसिकली क्या होगा, प्रोग्राम बॉडी में ऐड किया जाएगा, जिसे हम लोग C++ स्टेटमेंट्स या बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। अब प्रोग्राम बॉडी जो होती है, हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद iostream.h, उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ void मेन, उसके बाद आगे, इसके बाद फिर हम लोग जो है वो करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। करली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट इट इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, और करली ब्रैकेट क्लोज की, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है प्रोग्राम की। अब इसमें देखें हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। अब अभी हमने जिक्र किया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे आ गई हमारे पास ये इंक्लूड। अब ये इंक्लूड क्या कर रही है, इंक्लूड इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कर रही है। क्यों इंक्लूड कर रही है? क्योंकि हमने इसके कुछ फंक्शंस यूज करने हैं नीचे प्रोग्राम के अंदर। अगर हम इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे तो होगा क्या, अब इस हेडर फाइल के साथ मैंने बोला था यहाँ पे कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस। अब अगर इस हेडर फाइल को मैं ऐड नहीं करता तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सी आउट को प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि सी आउट का जो लिंक है वो किसके साथ है, इस हेडर फाइल के साथ है। सो हेडर फाइल को इंक्लूड करना प्रोग्राम में लाजमी है। जिस तरह का आप नीचे उसका फंक्शन यूज करने जा रहे हैं तो उस तरह की ऊपर आप हेडर फाइल जो है वो डिक्लेयर करेंगे। अगर मैथ से रिलेटेड कोई काम आप करने जा रहे हैं तो math.h की हेडर फाइल जो है वो डिक्लेयर आप जरूर करेंगे। सो हेडर फाइल जो है वो लाजमी इंक्लूड की जाती है, और इसको करवाने के लिए हम लोग इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये आ गया हमारा मेन फंक्शन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि मेन फंक्शन हमारा क्या होता है। मेन फंक्शन बेसिकली हमारा वो
प्लेस होती है जहाँ पर हमारे प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है, मतलब जहाँ से प्रोग्राम चलना शुरू होता है, जहाँ से प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है, उसे हम लोग मेन फंक्शन कहते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया कि हम लोग अगर इसको इंक्लूड नहीं करते प्रोग्राम के अंदर तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल तो हो जाएगा बट रन नहीं होगा। इसके बाद आगे चलें तो ये छोटी छोटी दो ब्रैकेट्स मैंने लगाई, इनको हम लोग डेलीमीटर्स भी बोलते हैं, करली ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, इनको हम लोग डेलीमीटर भी बोलते हैं और करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। ये जो करली ब्रैकेट्स के दरमियान में ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, दीज आर कॉल्ड द प्रोग्राम बॉडी आर C++ स्टेटमेंट्स। मतलब कि इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, C++ स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम बॉडी। अब देखें हम लोग अगर इन स्टेटमेंट से पहले देखें तो इन स्टेटमेंट से पहले जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं जिनमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की है ऐड, मैंने माय मेन फंक्शन ऐड किया है, इन लाइनों के एंड पे मैंने कहीं पर भी सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं किया, जैसे मैंने बता दिया। इसके बाद ये जो प्रोग्राम बॉडी है इसके हर लाइन के एंड पे जितनी भी लाइनें आप लिखेंगे उनके एंड के ऊपर आप सेमीकोलन ज़रूर लिखेंगे। इस सेमीकोलन को हम लोग सेमीकोलन भी बोल देते हैं। लैंग्वेज की ज़बान में अगर हम लोग बात करें तो वो मतलब C++ में अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं, हर लाइन के एंड पे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। सो ये क्या कहलाएंगे, डेलीमीटर्स या करली ब्रैकेट्स। अब हम लोग अगर इसमें से सिंगल एक चीज़ भी आप गलत लिख देते हैं, मसलन आपने ये सारे के सारे बड़े लिख दिए, वॉइड मेन कीवर्ड इंक्लूड बेसिकली हमारा क्या है, कीवर्ड है, आईओस्ट्रीम कीवर्ड है, वॉइड मेन कीवर्ड है, इसी तरीके से सी आउट कीवर्ड है। अब अगर हम लोग इनको छोटे अल्फाज में नहीं लिखते तो लैंग्वेज इनको कीवर्ड कंसीडर नहीं करेगी और वो इसका कोई और मीनिंग ले लेगी, जिससे आपका प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। सो जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनको हमने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है, क्योंकि C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें तमाम कीवर्ड्स को छोटे अल्फाज के अंदर लिखा जाता है। अगर आप छोटे अल्फाज में उनको नहीं लिखेंगे तो गलती जो है वो आपकी तसव्वुर की जाएगी। अभी हम लोग एरर्स के बारे में बताएंगे तब वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा इनका कि इनको हम लोग जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर ये हमारे पास करली ब्रैकेट्स हैं, अगर हम इनको मिस कर देते हैं मतलब इसको ओपन कर लिया है लेकिन इसको क्लोज नहीं किया तो देन भी मिस्टेक जो है वो होगी। सो ये ख्याल रखना है कि तमाम कीवर्ड जो हैं उनको छोटे अल्फाज के अंदर लिखना है, फिर आपका जो प्रोग्राम है वो सही होगा। तो ये हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वो हम लोग क्या क्या जो है वो इसमें करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ एरर्स में देखें तो हमारे पास प्रोग्राम जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ गलतियां जो हैं वो आ सकती हैं, प्रोग्रामर्स को मुख्तलिफ गलतियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सो इनमें सबसे पहले नंबर पे जो गलती है वो है सिंटैक्स एरर, फिर आगे आती है लॉजिकल एरर, फिर आगे आता है हमारे पास रन टाइम एरर। सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स एरर को देखें तो सिंटैक्स एरर क्या है। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि हर लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के कुछ असूल होते हैं, हर लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के कुछ असूल होते हैं। हम लोग अगर इंग्लिश की बात कर लें, उर्दू की बात कर लें तो उसके अंदर भी हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मसलन उसमें भी आप लोग देखते हैं कि इज़ वाजवर ये चीज़ें कहाँ पे लगेंगी, कहाँ पे यूज़ होगा, इज़ RM ये कहाँ पे यूज़ होगा। तो उसमें भी अगर हम लोग एक सेंटेंस को देखें, लिखने का तरीकाकार है, उसके अंदर भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एज इट इज़ लैंग्वेज के अंदर भी क्या करना पड़ता है, आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, देन फिर आप उसके अंदर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब वो जो रूल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, गलती होगी। मिसाल के तौर पर अभी हमें लैंग्वेज ने ये कहा है कि आपने हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन लगाना है, हम अपनी मर्जी करते हैं, हम सेमीकोलन नहीं लगाते,
तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा। हम लोग अपनी मर्जी करते हैं कि कीवर्ड्स को हम लोग छोटे अल्फाज में नहीं लिखते, हम बड़े में लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा। उसने हमें कह दिया कि जी आपने करली ब्रैकेट्स यूज करनी, हमने करली ब्रैकेट को ओपन तो कर लिया लेकिन हमने उसे क्लोज नहीं किया, तो क्या होगा, गलती होगी और ये सिंटैक्स एरर आएगा। मसलन हम लोग जो है वो सी आउट हम लोग ये लिखना था लेकिन हमने लिख कैसे दिया, बड़ा सी आउट लिख दिया हमने। फॉर हमने लिखना इस तरह से था छोटा, लेकिन हमने फॉर को बड़ा लिख दिया। अब ये जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, इनवैलिड होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये बड़े लेटर्स के अंदर लिखे हुए हैं। ये वाले जो हैं ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, लेकिन हमें ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स लैंग्वेज हमें यही कहती है कि आप इनको छोटे लफ्ज़ों में लिखेंगे। ये वाला जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, लेकिन ये रॉन्ग होगा, हम इसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर में हमारे पास ये वो गलती है जो प्रोग्रामर की तरफ से होती है। मसलन यूजर ने 2 वैल्यूज को ऐड करना था लेकिन उसने 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मसलन हम लोग लिखना चाह रहे थे a ग्रेटर देन 5 बट हमने लिख दिया a लेस देन 5। हमने a को मल्टीप्लाई करना था 5 से लेकिन हमने a को डिवाइड कर दिया 5 के साथ। सो ये वाली जो गलती होगी हमारे पास, वो कौन सी गलती होगी, लॉजिकल एरर। ठीक है, सो ये प्रोग्रामर की तरफ से होती है और इस गलती को ढूंढना मुश्किल होता है। कंपाइलर इस गलती को डिटेक्ट नहीं करता, ये प्रोग्रामर को खुद ही ढूंढना पड़ती है। सारे का सारा प्रोग्राम जो है उसको देखना पड़ता है कि कहाँ पे ये गलती हो रही है। सो ये लॉजिकल एरर जो है ये ड्यू टू प्रोग्रामर, पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर, ये उसकी वजह से होती है। और सिंटैक्स एरर जो होता है इसको कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और आपको बता भी देता है कि किस लाइन पे कौन सी गलती जो है वो आपकी हो रही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो गलती है वो है हमारे पास रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कब होगी, कि जब आप कोई इलीगल कमांड देंगे कंप्यूटर को। मसलन आप वो फाइल कंप्यूटर को कहते हैं ढूंढो जो उस कंप्यूटर में मौजूद ही नहीं है, या आप मिसाल के तौर पर आप कहते हो 0 को 5 पे डिवाइड कर दो, तो ये भी नहीं होगा, या 5 को 0 पे डिवाइड कर दो। तो इस तरह जो गलती होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, रन टाइम एरर। और ये वाली जो गलती होती है ये भी कंपाइलर जो है वो आपको बता देता है कि ये गलती जो है वो आपकी इस वजह से हो रही है। सो ये 3 किस्म की गलतियां जो हैं वो जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे इनको आप फेस करेंगे, जिनमें सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर है। उसके बाद फिर आगे इनको डिफाइन भी कर दिया कि सिंटैक्स एरर जो है ये क्या होती है। सिंटैक्स एरर के बारे में बता दिया है कि ये जो है वो आप जब लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया भी है कि अगर आप कीवर्ड को छोटा लिखना था लेकिन आप उसको बड़ा लिख देते हो तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से लॉजिकल एरर के अंदर देखें तो ये पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्रामर की अपनी वजह से होती है। मसलन उसने ग्रेटर देन 5 लिखना था, ये लेस देन 5 लिख दिया। और इसी तरीके से अगर हम कोई इलीगल कमांड देते हैं तो वो फिर किस में जाता है, वो रन टाइम एरर में जाता है। तो सच टाइप ऑफ एरर्स आर called the debugging of C++ programs। So ये वाला हमारा आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की ना समझ आए तो वो आपने कमेंट्स में बता देना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।